सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा में संकलित पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में पाठ 16 कोश 1 परिचय इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़े पैमाने पर हम इसको जानते हैं। लेकिन शब्दकोश होता क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको शब्दकोश का अर्थ बताऊंगी कि शब्दकोश का अर्थ क्या होता है। शब्दकोश का अर्थ होता है बच्चों शब्दों का खजाना। ठीक है, तो कुछ पढ़ते समय जब हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं मिलता या हमारे मन में उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तब आप लोग क्या करते हैं? तो आपके मन में विचार आता है कि भाई क्यों ना हम डिक्शनरी से, हिंदी की जो हमारी डिक्शनरी है, शब्दकोश है, हम उससे उसकी सहायता ले लें और हम उस शब्द का अर्थ ढूंढ लें। तो शब्दकोश का अर्थ होता है शब्दों का खजाना। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि शब्दकोश के बारे में हमें और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा शब्दकोश है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला तो आपका आ जाएगा विश्वकोश, फिर आपका आएगा चरित्र कोश और फिर आपका आएगा साहित्य कोश। लेकिन यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं शब्दकोश के बारे में जानकारी देने के लिए। तो शब्दकोश में हर शब्द अनुशासित ढंग से अपने स्थान पर रहता है। ठीक है, जब किसी नए शब्द को इसमें स्थान मिलता है तब वह शब्दकोश के नियमों के अनुसार अपना स्थान पक्का कर लेता है। तो सबसे पहला तो मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर जो भी आपको शब्द मिलेगा वो आपको अपने ही स्थान पर मिलेगा। ठीक है, अनुशासित ढंग से मिलेगा। दूसरा हम क्या बताएंगे कि जब किसी शब्द और उसके अर्थ या अर्थों को समाज की मान्यता नहीं मिल पाती है तब तक उसे शब्दकोश में स्थान नहीं मिलता। यानी कि शब्दकोश में स्थान लेने के लिए उसे सबसे पहले समाज की मान्यता मिलनी आवश्यक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हिंदी के जो वृहद शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं? 5 लाख। ठीक है, इसमें 5 लाख शब्द होते हैं। और जो आपका वृहद शब्दकोश होता है उसको पहले कई खंडों में बांटा जाता है और हर खंड में शब्दों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। तो खंडों के नाम वो किस प्रकार से दिए जाते हैं? जैसे मान लीजिए पहले आपको हमने दे दिया है कै खंड, फिर हमने दे दिया है आपको चै खंड, फिर दे दिया है हमने टै खंड। तो इस प्रकार से इसको कई खंडों में बांट लिया जाता है। तो इन खंडों का जो क्रम है वो भी वर्णमाला अक्षरों के क्रमानुसार ही होता है। ठीक है, इसके बाद है संयुक्ताक्षरों के उपखंड। बच्चों, ये आप सभी पढ़ चुके हो पहली कक्षा से लेके और अब 11वीं 12वीं तक आप पहुंच चुके हो। तो ये आपको पता है कि हमारे 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, क्षय, त्रय, गे और श्रय। ठीक है, तो अगर हम क्षय क्षत्रिय का अगर हम करते हैं तो ये बनेगा क्षय जमा में रै। त्रय किससे बनेगा? आपका तय जमा में रै। और जो ये गे ज्ञानी है ये आपका बनेगा जय और अय। और जो श्रेय है वो किससे बन जाएगा? श्रेय और रै से। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। ये आपके 4 संयुक्ताक्षर हो गए हैं, क्षय क्षत्रिय, तय त्रिशूल, गे ज्ञानी और श्रेय। एक छोटी सी यहाँ पर गलती होगी, जो आपका क्षय क्षत्रिय है ये आपका बनेगा कै, क्षय षटकोण और ऐसे। ठीक है, इसे हम संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक संयुक्त अक्षरों से मिलकर बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो, क्षय, कै, क्षय और ए। त्रय आपका बन जाएगा तय, रै और ऐसे। जो आपका गे ज्ञानी है ये आपका बन जाएगा जय और ए। और श्रेय जो है वो आपका बन जाएगा क्षय और रै से। तो ये था हमारा संयुक्ताक्षर। ठीक है, तो शब्दकोश में व्यंजन वर्णों से नामित खंडों को उपखंडों में बांट लिया जाता है। ये मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, जैसे कै खंड, चै खंड और टै खंड। उसके बाद इन्हें व्यंजन पर लगी मात्रा से नामित किया जाता है। 2 व्यंजनों से मिलकर बने संयुक्ताक्षरों को, जैसे हम जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे हम कह देंगे क्यारी। ठीक है,
क्यों, ठीक है, ऐसे शब्द। इसी प्रकार से त्याग, त्योहार, ये 2 उपखंड के बाद मिलकर बनते हैं। उसके बाद है हमारे पास ध्यान देने योग्य बातें कि भाई जब हम शब्दकोश देखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शब्दकोश का मैं आपको अर्थ पहले बता ही चुकी हूँ, क्या अर्थ होता है शब्दों का खजाना। तो इसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। एक भाषा भाषी यानी कि एक ही भाषा वाले शब्दों को इकट्ठा किया जाता है। दूसरा क्या है, शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति यानी कि उनकी बनावट, उनका स्रोत, लिंग, शब्द रूप, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है। तीसरा क्या है कि हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अंग यानी कि इससे प्रारंभ होने वाले जो शब्द है वो सबसे पहले दे दिए जाते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे देखे जाते हैं, लेकिन अगर आपको शब्दकोश देखना है तो सबसे पहले आप इस वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ही देखेंगे। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें इस क्रम में रखा जाता है और ये व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि कै, शै, ये रहा, तैर, जय और शैर, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले जो शब्द है उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा, क्या, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका स्वर रहित है, ठीक है। तो जो स्वर रहित शब्द होते हैं वो आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे, अंत में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है संदर्भ ग्रंथ की परिभाषा, ठीक है। शब्दकोश की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। अब संदर्भ ग्रंथ क्या होता है, जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं उसी प्रकार से संदर्भ ग्रंथ में भी मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मानव द्वारा संचित ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। मानव द्वारा संचित ज्ञान को इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये प्रस्तुत किया जाता है, वो भी संक्षिप्त रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, संदर्भ ग्रंथ। एक बार फिर से मैं आपके सामने ये रिपीट कर रही हूँ कि शब्दकोश का अर्थ होता है शब्दों का खजाना, उसी प्रकार जो संदर्भ ग्रंथ होता है तो संदर्भ ग्रंथ में मानव द्वारा संचित यानी कि मनुष्य ने जो अपने ज्ञान को संग्रहित किया है, जो इकट्ठा किया है, जो संचित किया है, उसको संक्षिप्त रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है इनके प्रकार। तो संदर्भ ग्रंथ के जो होते हैं कई प्रकार होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप होता है विश्व ज्ञान कोश, ठीक है। क्या होता है ये आपका विश्व ज्ञान कोश। तो जो आपका विश्व ज्ञान कोश होता है वो क्या होता है, विश्व ज्ञान कोश। इसमें क्या होता है कि विश्व ज्ञान कोश में मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। यानी कि मनुष्य ने जितनी भी जानकारी इकट्ठी की है, मनुष्य द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है, संक्षिप्त संकलन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं विश्व ज्ञान कोश, ठीक है। तो संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार है। सबसे पहला है आपका साहित्य कोश, फिर है आपका चरित्र कोश और फिर है आपका ये विश्व कोश, ठीक है। तो साहित्य कोश में हम साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित करते हैं, साहित्यिक विषयों से संबंधित
जो हमारे साहित्य से संबंध रखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संदर्भ ग्रंथ। चरित्र कोश में क्या होता है बच्चों? चरित्र कोश में हम संस्कृति, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व, यानी कि जो भी हमारे महान व्यक्ति रहे हैं उनके व्यक्तित्व और उनके चरित्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चरित्र कोश जैसा कि आप नाम से ही का स्पष्ट हो रहा है कि भैया चरित्र के बारे में हमें बोध करवाएंगे, लेकिन चरित्र भी कैसा? साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि इन सब क्षेत्रों में महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है। संदर्भ जो ग्रंथ होता है वो गागर में सागर के समान है, ये आपने कहावत सुनी भी होगी। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है तो संदर्भ ग्रंथ जो है हमारे काम आते हैं। संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों को सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई अगर हमें मान लो शब्दकोश से कोई शब्द निकालना है, हमें ढूंढना है, तो वो हम कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, तो वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो हम कैसे ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि विश्वकोश क्या होता है। विश्वकोश होता है मानव ज्ञान से संबंधित हर विषय की जो संक्षिप्त जानकारी मिलेगी वो हमें विश्वकोश से ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा चरित्र कोश। चरित्र कोश का आप दूसरा नाम दे सकते हो व्यक्ति कोश। ठीक है, तो विचारकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, महान समाज सेवकों और राजनीतिज्ञों आदि के संक्षिप्त परिचय और उपलब्धियों की जानकारी उपलब्ध कराने वाले कोश को हम क्या कहते हैं? उसे हम चरित्र कोश भी कह देते हैं या फिर हम व्यक्ति कोश भी कह देते हैं। उसके बाद था हमारा साहित्य कोश। साहित्य कोश में होती है साहित्य से संबंधित विषयों की क्रमबद्ध जानकारियां, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साहित्य कोश। अब मान लीजिए हमें शब्दकोश देखना है, हमें किसी शब्द को ढूंढना है कि भाई हम शब्द कैसे देखेंगे अपना, तो वह मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई शब्द देखना है, ठीक है, तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए, ये आप सभी को पता है कि जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे स्वर आते हैं, और स्वर कितने होते हैं? 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और ये आपका है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि हमारे ए से लेकर और औ तक जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं। अब ये जो दो हमारे बचते हैं इन्हें हम ना तो स्वर में ही गिनते हैं और ना ही हम इनको व्यंजन में गिनते हैं, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं? इन्हें हम कहते हैं अनुस्वार, और ये क्या है हमारा? अनुनासिक। ठीक है, और अगर इसको एक परिवार का नाम दे दिया जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं? अयोगवाह। तो अयोगवाह में आपके कौन कौन से आएंगे? अनुस्वार, अनुनासिक और एक आपका आ जाएगा विसर्ग। ये आपका विसर्ग है और ये आपका आ जाएगा अनुनासिक। ठीक है, तो इसे हम अनुनासिक कहेंगे और ये आपका विसर्ग है। और उसके बाद फिर हमारे क्या शुरू हो जाते हैं? हमारे व्यंजन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे व्यंजन। ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञानी और ये आपका श्रय। तो हमारे ए से लेकर और श्रमिक तक ये हमारे क्या आ जाते हैं? ये हमारे इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, वो मैंने आपको बताया ही था। श क्षत्रिय। ठीक है, तो इसका जब हम करते हैं तो ये हमारा आएगा
ऐसे, ठीक है। त्रै त्रिशूल का ते रे और ए। उसके बाद आपका ज्ञ ज्ञानी, और उसके बाद आपका श श्रमिक, श रे और ए। तो देखिए बच्चों, जब भी हमें अगर शब्दकोश देखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा अनुस्वार, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, अनुस्वार, फिर आपका क्या आ जाएगा, अनुनासिक, ठीक है। सबसे पहले ये आ जाएंगे, फिर आपका आएगा ये विसर्ग, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या शुरू करेंगे, हमारे ये ऐसे लेके ये औ तक के, फिर ये आपके स्वर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके स्वर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने ये किया था क्ष क्षत्रिय, इसका हमने व्यंजन विच्छेद कर दिया है, ये हमारा आ गया है क श और ए, ठीक है। तो फिर हमारा जो ये है श क्षत्रिय जो है, ये हमारा किसके बाद आएगा, ये हमारा आएगा क के बाद, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो ये त्रै है, त्रै, ये हमारा किसके बाद आएगा, ये हमारा आएगा तय के बाद, ठीक है। उसके बाद जो आपका ज्ञ ज्ञानी है, जो ये आपका जय है, ये आपका किसके बाद आएगा, ये आपका आएगा जय के बाद। इसके बाद आपका जो है ये आ जाएगा, ठीक है, ज्ञ ज्ञानी। और उसके बाद जो आपका श्रेय था वो किसके बाद आएगा, वो श के बाद आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपको शब्दकोश देखना हो, मान लीजिए आपको क्या का देखना है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, क, ठीक है, अनुस्वार में। उसके बाद अनुनासिक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम क्या लेंगे, विसर्ग, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, कै, का, की, कु, उसके बाद कु, और उसके बाद के, और उसके बाद कई, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे। और उसके बाद आपका आ जाएगा को और कऊ, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा क्री, ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा ये री आता है ना, तो क्या के बाद क्या जाएगा, ये आपके, ये आपका जाएगा क्री, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे। उसके बाद जब हमारा ये कऊ तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम क्या लेंगे, हम लेंगे आधा कै, यानी कि स्वर रहित। फिर आप ये वाले अक्षर देखेंगे, ठीक है, आधा व्यंजन जिसे हम कह देते हैं। और फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये वाला शुरू क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जो है हिंदी साहित्य में शब्दकोश को देखेंगे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम जल्दी से इस पाठ को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था शब्दकोश क्या होता है, शब्दकोश की परिभाषा। उसके बाद शब्दकोश में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि जो हमारा शब्दकोश होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। साहित्य कोश क्या होता है, जिसमें साहित्य से संबंधित चीजें होती है। चरित्र कोश क्या होता है, जिसमें महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनकी रचनाओं का संकलन जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये देखा, ये समझा कि अगर हमें शब्दकोश देखना है तो हम कैसे देखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।